गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम इस यूनिट फर्स्ट के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। देखो बच्चों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो वर्ड हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो सबसे पहले हमें जो परिमेय संख्या है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। ये जो रेशनल नंबर्स हैं, आपने इससे पहली क्लासों में भी ये पढ़ा है, नंबर लाइन 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो। तो उसे कहते हैं संख्या रेखा। इस संख्या रेखा पर आप देखते हो कि जीरो लिख देते हैं और जीरो से राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव रखते हैं। तो बच्चों ये था धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, और यह ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। तो आप ये देखते हो इस नंबर लाइन पर जितनी भी वैल्यूज रखी जा सकती हों वो सब हमारी रेशनल नंबर कहलाती हैं। अब रेशनल नंबर में हम ये कहते हैं कि भाई नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब इसके अंदर जो इसकी प्रॉपर्टी बनती हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो हमने पहले बताया था कि 1 से स्टार्ट होती हैं, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर जो नेचुरल नंबर है वो हमारी परिमेय संख्या होती है। अब हमने कल ये बताया था कि अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी ऐड कर दें तो ये जीरो ऐड होने से बन जाता है पूर्ण संख्या। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। तो देखिए यहां प्राकृतिक संख्या भी आ गई, पूर्ण संख्या भी आ गई। अब हमने बताया आपको ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक ये भी हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहां आपके तीन बातें निकल के आई कि जो प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्या होती हैं। दूसरी हमने बताया कि सभी पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक में क्या हो जाता है कि जीरो इंक्लूड हो जाती है प्राकृतिक संख्याओं में। तो जीरो से स्टार्ट होते हैं अनंत तक और प्राकृतिक संख्याएं 1 से अनंत तक। तो प्रत्येक पूर्णांक या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तीसरी बात हमने कहा कि जीरो से राइट साइड पॉजिटिव है धन पूर्णांक और इधर ये ऋण पूर्णांक है। तो जो इंटीजर्स हैं ये भी आपके परिमेय संख्या होती हैं। और ऐसे सभी नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी बेटा परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन एक शर्त है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमने लिखा कि P अपॉन Q के रूप में अगर हम संख्या को लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में, भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो ऐसी कोई भी भिन्न हो जिसका अंश और हर हो उसको भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहां शर्त है कि Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर समथिंग कोई भी वैल्यू हो और अपॉन में 0 आ जाए तो वो अनंत बन जाता है, इन्फिनिटी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0, P 0 हो सकता है। देखिए क्योंकि 0 अपॉन समथिंग ये 0 होता है और 2 अपॉन 0 कर दें तो ये इन्फिनिटी होता है।
तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, 0 यहाँ है नंबर लाइन पर, तो इसलिए 0/2 परिमेय संख्या होगी, तो Q नॉट इक्वल टू 0। और इसी रूप में हम ध्यान रखें कि अगर किसी नंबर में रिपीटेशन हो रहा है तो वो भी परिमेय संख्या कहलाती है। अब बात आती है कि अपरिमेय संख्या क्या होंगी। जो संख्याएं परिमेय संख्या को फॉलो नहीं करती, यानी जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है, जो संख्याएं इन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती, वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब कोई कह रहा है जी भाई अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी, तो भाई उसमें हम ये चेक करेंगे कि पहले परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी चेक कर लें। अगर वो परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वो अपरिमेय संख्या होगी। अब हम कुछ संख्या लिखते हैं, मान लीजिए आपसे पूछे कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय। अब हमने इनको अलग अलग लिखा, तो ये एज इट इज ऐसे रहेगा, ये √3 भी ऐसे रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आ गया, 3 आ गया, ये 5 आ गया। तो बच्चों अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हम देखते हैं कि √2 की वैल्यू अनंत तक चलती रहती हैं, 1.414 एंड दैट सो ऑन। √3 को 1.73205 एंड सो ऑन। तो √4 का स्क्वायर रूट करते हैं जब 4 का हम, तो ये बन जाता है बच्चों 2। √9 करते हैं तो 3, स्क्वायर रूट ऑफ 25 करते हैं तो 5। तो बच्चों ये जो 2 3 5 आया, ये होल नंबर हो गया। जब ये होल नंबर हो गया यानी पूर्ण संख्या हो गई, तो अभी हमने नंबर लाइन में बताया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। तो जब 2 3 5 परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि √4 √9 √25 ये भी सब परिमेय संख्या है। अब हम कहते हैं कि भाई √2 का, तो ये अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ये कह देता है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या √3, ऐसे ही √5 भी लिख सकते हैं हम। जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता उसको हम कहते हैं कि वो एक अपरिमेय संख्या है। अब हम कहते हैं कि भाई सिद्ध करके दिखाइए, कैसे सिद्ध करेंगे। तो अगर मान लिया हम क्वेश्चन के रूप में लें, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर हमें सिद्ध करना है। तो जब इसको सिद्ध करेंगे तो हम लिखते हैं माना √5 एक अपरिमेय संख्या न होकर एक परिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना बच्चों, हमें अपरिमेय संख्या। हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। घबराओ मत, ये थोड़ा टिपिकल लगता है लेकिन समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। और हम क्या क्या चल रहे हैं कि मान लीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या है। तो इसलिए √5 बराबर P/Q। हमने आपको बताया कि जब कोई संख्या अपरिमेय होती है तो उसे हम सिद्ध करने से पहले उसे परिमेय मानते हैं, और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां Q नॉट इक्वल टू 0, ये हमने पहले ही बता दिया था कि जो भिन्न के रूप में, हर के रूप में है भिन्न में, तो भिन्न का जो हर है वो 0 नहीं हो सकता। अब यहां एक चीज और माननी पड़ेगी हमें कि अगर आपसे लिखवाते हैं हम 2/3, तो आप कहते हैं 2 1 2 और 3 1 3। हम लिखवाते हैं 3/5, तो 3 × 1 और 5 × 1। तो बच्चों यहां क्या चीज दिखाई दे रही है आपको एक जैसी, 1। ठीक, आपने बताया 1, तो ये जो 1 है, ये 1 यहां भी और ये 1 ये यहां भी है। तो 1 क्या है इनका फैक्टर। वेरी गुड। 1 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है या कॉमन फैक्टर है।
तो आपने बता दिया कि इसका एक फैक्टर है, तो फैक्टर का मतलब क्या, दोनों में कॉमन है, कॉमन को कहते हैं उभयनिष्ठ। तो हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर P तथा Q का यहां P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने देखा कि भाई दो अलग नंबर है, तीन अलग नंबर है, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। तो हमने लिख भी दिया कि यहां P और Q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो देखिए अब आगे इसे हल करते हैं। चलिए अब आप आगे देखते हैं, √5 इक्वल टू P अपॉन Q, और इसको जो अपॉन में लिख लेते हैं तो क्या बन जाता है, P इक्वल टू √5 Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि √5 इक्वल टू √5 अपॉन 1, और इसको मैंने लिखा P अपॉन Q, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो P इक्वल टू √5 इंटू Q। बच्चों दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों पक्षों का वर्क कर रहे हैं तो वर्क का मतलब क्या है कि इसका तो P का वर्ग हो जाएगा P स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा Q स्क्वायर। ये जो P स्क्वायर है इसका एक गुणनखंड 5 है। क्यों? क्योंकि 5 इंटू Q स्क्वायर, अगर हम कहते हैं Q स्क्वायर जो है, मान लीजिए हमारे पास किसी का आंसर 4 है, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई P स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 4, तो 20 हो गया। तो इस तरीके से जो वैल्यू हो जाती है Q की या P की, तो हम कहते हैं कि अगर हम P को स्क्वायर को 5 से डिवाइड करें, अगर P स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो बच्चों ध्यान रखना P भी 5 से विभाजित होगा। क्यों? अगर आप कह दोगे जी इसका मतलब तो ये लिखा हमने, आपने कहा कि P स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स Q स्क्वायर, और Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5। तो हम ये कह रहे हैं कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब P स्क्वायर 5 से विभाजित है या डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, P जो है वो भी 5 से विभाजित होगा। अब आप कहोगे ये क्यों हो जाएगा? आप कोई भी ऐसी संख्या लिख लो जो 5 से विभाजित हो रही हो P स्क्वायर के रूप में, तो उसके बाद आप जब P फाइंड करोगे तो वो भी 5 से विभाजित होगा। कैसे? अगर आप कहते हैं P स्क्वायर की वैल्यू में तो ये 25 रख रहे हैं, P स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखी हमने, 25, 25, तो 25 5 से डिवाइड हो रहा है। जब 25 5 से डिविजिबल है, तो अब हम इसका P स्क्वायर का इक्वल टू 25, तो P कितना हो जाएगा, 5। तो आप ये देख रहे हैं कि जब P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल होगा। तो ये बात ध्यान रखना, ये मैंने इसलिए बॉक्स में लिख दिया ऐसे कि बच्चे सोचते हैं कि जी P स्क्वायर तो डिवाइड हो गया और P नहीं होने का। तो इसको फिर ध्यान रख लें कि Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5। अगर हम P स्क्वायर की कोई वैल्यू ऐसी रखते हैं कि जो 5 से डिविजिबल है, तो P की वैल्यू भी 5 से डिविजिबल होगी। अगर आप कहते हैं जी कोई और वैल्यू रख कर देख सकते हैं, रख सकते हैं। यहां कर दीजिए आप 625 यानी 625, और जब 625 का वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 25। तो 625 भी 5 से विभाजित हो जाता है, तो 25 भी 5 से विभाजित होगा।
देखो चूंकि पी स्क्वायर का या पी स्क्वायर पांच से विभाजित हो जाता है, अतः पी भी पांच से विभाजित होगा। या चूंकि पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, या पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, दोनों बातें एक ही हैं। चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, अतः पी भी 5 से विभाजित होगा। अब इसको मान लीजिए, अब तुम ये मान के चलो कि भाई पी 5 से विभाजित है, तो माना P बराबर 5R। तो हमने ये कैसे मान लिया? अगर आप ये कह रहे हैं कि P को हम 5 से विभाजित कर सकते हैं, ये सेंटेंस हमने लिखा है कि जो P है 5 से विभाजित होगा, तो जब 5 से विभाजित करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, वो आ गया हमारा R। तो इसका मतलब क्या है कि जो P है वो 5 के गुणनखंड के रूप में होगा, और जब P 5 से विभाजित है तो P इक्वल टू 5R होगा, जो 5 का एक गुणनफल होगा। 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, इस तरीके से 5 के पहाड़े में वो संख्या आ जाएगी। तो हमने मान लिया, माना P बराबर 5R। अब हमने इसको नंबर 1 डाल लिया। अब इसमें जब P है वहां 5R रख दो, तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 टाइम्स क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 R स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 R स्क्वायर। देखिए 5 5 जो 25, तो ये जगह क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर। अभी आप यहां देखिए कि जो आपकी समीकरण नंबर 1 थी, ये समीकरण नंबर 1 थी और इसको नंबर दे दिया हमने 2। इनमें क्या बात दिखाई दे रही है एक साथ? यहां था पी स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स क्यू स्क्वायर, और यहां दिखाई दे रहा है क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स आर स्क्वायर। तो जैसा आपने यहां लिखा था, चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, तो ऐसे यहां क्यू स्क्वायर की बात आ जाएगी। चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब आपने देखा कि भाई क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है और पी भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा कि P 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। अगर हम कह रहे हैं कि P को 5 से विभाजित करने के बाद 4 आता है, तो इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 4 गुना 5। और हम कह रहे हैं Q को 5 से विभाजित करने के बाद 6 आता है, तो इसके गुणनखंड बन जाएंगे 6 गुना 5। या हम कहते हैं कि भाई नहीं, यहां तो 2 आता है या 3 आता है, कि चलो इसको 2 ले लें, इसको 3 ले लें। तो आप यहां देख रहे हैं कि इनका एक गुणनखंड तो पहले भी एक था 1, क्योंकि 2 1 जा 2 था और 3 1 जा 3 था। अब ये कह रहा है कि इसके अतिरिक्त एक गुणनखंड और आ गया 5, और जो हमने शर्त दी थी उसमें कहा था कि एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होता, तो ये 5 गुणनखंड आ गया इसका। समीकरण 1 व 2 से
सिद्ध होता है कि P तथा Q का एक के अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर 5 है। और शर्त यह थी कि एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहां 5 आ गया आपका, जो हमारी परिकल्पना के विपरीत है, क्योंकि आपने माना था कि एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो जो आपने माना था उसके विरुद्ध है। अतः अंडर 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय। तो हमें अपरिमेय के लिए कोई रूल नहीं है, परिमेय सिद्ध करेंगे। अगर परिमेय सिद्ध हो जाए तो परिमेय ही, अगर परिमेय संख्या सिद्ध नहीं होती तो वो संख्या अपरिमेय बन जाती है। तो अब आप देखिए, जो हमारी परिकल्पना के विरुद्ध है, अतः अंडर 5 एक परिमेय संख्या न होकर, क्या लिख लो, परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या होगी। तो बच्चों इसमें एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें हैं कि हमने मान के चलते हैं कि जहां अंडर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5, 7 इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो इन्हें हम परिमेय संख्या मानते हैं। और परिमेय संख्या मानने के बाद इन्हें हम सिद्ध करते हैं। और सिद्ध करते हुए ये देखते हैं कि इसमें गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ एक के अतिरिक्त एक गुणनखंड बन गया, जो आपका 5 है, और ये हमारी परिकल्पना के विरुद्ध है। तो इसलिए अंडर 5 एक परिमेय संख्या न होकर क्या बन जाती है? अपरिमेय संख्या। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इस पर बेस क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि हमने आपको सिखाया अंडर 5 के बारे में। तो अंडर 5 के बारे में बताया, एग्जाम में आ जाए अंडर 2 आ जाए, अंडर 3 आ जाए, 5 हमने कराई दिया, अथवा अंडर 7 आ जाए। इसी प्रकार 11 भी है, 13 भी है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ध्यान रखें कि जहां जहां हमने इसमें 5 रखा है, अगर क्वेश्चन में 2 आता है तो वहां 2 रख देना, अंडर 2 सिद्ध हो जाएगा। जहां 5 रखा था वहां 3 रख दोगे तो अंडर 3 सिद्ध हो जाएगा कि अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। जहां हमने 5 रखा था वहां 7 रख दोगे तो सिद्ध हो जाएगा अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इन 3 क्वेश्चनों को इसकी सहायता से हल कर लें। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और इसकी प्रैक्टिस कर लें। बार बार एक ही स्टेटमेंट लिखते चले जाएं और बाद में संख्या बदलते चले जाएं। चलिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखिए। देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, इसी में बेस क्वेश्चन आ गया, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको भी हम ऐसे मान के चलेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसको क्या मान लिया हमने? रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर मान लिया तो इसलिए 3 + 2√5 = P/Q। अब 2√5 को इधर रख लें, P/Q - 3 और √5
इक्वल टू P अपॉन Q -3 होल अपॉन 2। देखो बच्चे √5 के इक्वल हो गया। अभी आपने पढ़ा है कि जितनी भी संख्याएं थी वो P अपॉन Q के रूप में अगर हैं तो सब क्या थी, परिमेय। ये संख्या कैसी थी, परिमेय। अब आप ये कहते हैं परिमेय संख्या थी, और 3 क्या थी, ये भी परिमेय थी, क्योंकि ये एक पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या है। और आप ये जानते हैं कि परिमेय माइनस परिमेय तो अगर हम एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटा दें तो इनका अंतर परिमेय आता है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। 2 क्या है, ये भी परिमेय है। तो अगर आप इस परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग कर दो आप, तो इससे भी जो भागफल आता है वो भी परिमेय आ जाता है। तो ये जो कंडीशन बनी, इसको अगर आप ध्यान से देखें कि एक फॉर्म तो ये है P अपॉन Q, ये भी परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक है, ये भी परिमेय संख्या है, तो दोनों का अंतर कर दिया, परिमेय आ गया। अब ऊपर वाला जब परिमेय हो गया उसको 2 से भाग कर दिया, 2 एक परिमेय संख्या थी, तो जब 2 भी एक परिमेय संख्या थी तो 2 से भाग करने के बाद परिमेय अपॉन परिमेय वो भी परिमेय बन गया। तो आप ये देखते हो ये पूरा पार्ट जो है ये परिमेय संख्या बन जाता है। और अभी हमने सिद्ध करा था √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय और परिमेय बराबर हो सकते हैं? ये नहीं हो सकते। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे अब, P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है तथा 3 भी एक परिमेय संख्या है। इसलिए P अपॉन Q -3 एक परिमेय संख्या है। तब P अपॉन Q -3 अपॉन 2 भी एक परिमेय संख्या है। अब यहां तक तो परिमेय बन गया RHS वाला पार्ट, परंतु √5 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। जो कि विरोधाभासी है। जब ये आपस में बराबर नहीं हो सकते, विरोध करते हैं, तो इसलिए जो आपने क्वेश्चन देखा था स्टार्टिंग में कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय, क्योंकि हमने मान रखा था कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय सिद्ध नहीं हो पाई। तो इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें बच्चों थोड़ी सी बात और ध्यान रख लेना, ये आपने 9th में पढ़ रखी है। परिमेय संख्या में अगर हम परिमेय जोड़ते हैं
ये तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था यहाँ। तो परिमेय में अगर हम परिमेय जोड़ते हैं तो ये हमेशा परिमेय संख्या आती है। तो इसे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और रेशनल नंबर अगर हम इसी रूप में ना घटा दें कि रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, ये भी रेशनल आता है बेटा, इनकी मल्टीप्लाई कर दें, रेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाई रेशनल नंबर, अगर इनको डिवाइड भी कर दें तो ये रेशनल नंबर होता है कब? जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो। कि जो हर का पार्ट है यहां रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन जीरो भी रेशनल नंबर है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। इसके बाद जो कंडीशन आती हैं, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई बाई रेशनल, और रेशनल नंबर डिवाइडेड बाई इरेशनल, ये सब बन जाता है आपके इरेशनल। कि रेशनल में हम इरेशनल ऐड कर दें तो इरेशनल होगा, रेशनल में इरेशनल लेस कर दें तब भी रेशनल होगा, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें। तो इसके बाद कुछ कंडीशन और आ जाती हैं, वो रेशनल ना होकर इरेशनल और इरेशनल की हैं, उसको भी देख लें। इरेशनल प्लस इरेशनल, ये बच्चा दोनों चीज हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है ये और इरेशनल भी हो सकता है। ऐसे इनका डिफरेंस, ये दोनों हो सकता है, इरेशनल भी और रेशनल भी। ऐसे इनका मल्टीपल, और ऐसे इनका डिवाइड। इसको देखना पड़ता है कि ये इरेशनल है, क्योंकि अगर नंबर बिल्कुल डिफरेंट हैं, जैसे मान लिया यहाँ कह रहे हैं आपसे कि भाई एक एग्जाम्पल लेके देख लें। जैसे आपने लिख दिया कि 3 प्लस रूट 2 प्लस 5 माइनस रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होगा, 8 आ गया, तो रेशनल हो गया। अगर ये रूट प्लस का कर दें, प्लस रूट 2, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2 रूट 2। अगर इसको यहाँ प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा, 3 प्लस रूट 2 प्लस 5 प्लस रूट 2। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल था, इरेशनल और इरेशनल, तो ये दोनों ऐड होकर बन जाते हैं 8 प्लस 2 रूट 2। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रेशनल बन जाए या इरेशनल। यहां माइनस था तो रेशनल बन गया, और यहां प्लस कर दिया तो यही इरेशनल बन गया। ऐसी मल्टीप्लाई में, डिवाइड में क्या होता है कि अगर ये नंबर डिफरेंट हैं तो नीचे वाला पार्ट तो रेशनल हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला इरेशनल रह जाता है। तो इरेशनल अपॉन रेशनल इक्वल टू इरेशनल। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें लिखा, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 3 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना था तो परिमेय मान लेंगे।
ये हमने मान लिया कि माना 3 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर पी अपॉन क्यू और स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि पी अपॉन क्यू माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है, अतः P अपॉन क्यू माइनस 3। अभी मैंने बताया परिमेय माइनस परिमेय, परिमेय माइनस परिमेय इक्वल टू परिमेय, तो इसलिए P अपॉन क्यू माइनस 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैंने क्वेश्चन में लिख के दिया था कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 और 5 का मैंने करा दिया था, वो अपरिमेय संख्या है। तो परंतु अंडर रूट 2 ये जो बताया ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अब आप जो कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो एक परिमेय हो दूसरी अपरिमेय हो, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? देखो आप ये कह रहे हो इधर इरेशनल और कह रहे हैं रेशनल, तो कैसे बराबर हो जाएंगे? तो बात गलत होगी, नहीं होगी? ये इरेशनल है, ये रेशनल है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, जो कि विरोधाभासी हैं। अतः 3 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों, सिद्ध तो हमें ये करना था अपरिमेय संख्या कि 3 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना था। लेकिन जो चीज है ऑलरेडी उसे कैसे सिद्ध करें? हम ये मान लेंगे हम जानते हैं, बस ये फिर तो लिख दो कि हम जानते हैं 3 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या 3 रेशनल है और अंडर रूट 2 इरेशनल है, तो परिमेय और अपरिमेय का योग अपरिमेय होता है। लेकिन नहीं, हम इस पूरी संख्या को इकट्ठा मानते हैं और इसे मान के चलते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या सिद्ध नहीं होती तो तब हम कहते हैं कि भाई जो हमने परिकल्पना मानी थी वो इसके विरुद्ध है, क्योंकि एक अंडर रूट 2 जो था ये अपरिमेय बन गया था, ये परिमेय बन गया था। तो दो अलग अलग बातें बराबर नहीं होती, एक तरफ झूठ बोलने वाला व्यक्ति हो, एक तरफ सच बोलने वाला व्यक्ति हो, कहते हो झूठा है सच्चा, दोनों बराबर कहाँ हो जाएंगे? तो ऐसे इरेशनल और रेशनल कभी भी आपस में बराबर नहीं होते। तो जब ये बराबर नहीं होते तो हमारी जो परिकल्पना थी, जो हमारी हाइपोथेसिस थी, वो गलत हो गई। तो जब विरोधाभासी है तो इसलिए परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों बोर्ड की एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भागफल के रूप में आ जाए, शेषफल के रूप, इसमें गुणनफल के रूप में आ जाए, या जोड़ और घटाव के रूप में आ जाए, या सिद्ध करने के लिए आते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो बच्चों, विद्या प्रकाशन मंदिर लिमिटेड की तरफ से ये लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। कोई क्वेरी जो आपकी तो इसे कमेंट सेक्शन में लिख दें, इसके आपको आंसर मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।